तो बाबू आज के सेशन में हम सब पढ़ने वाले हैं संस्कृत के चैप्टर का नाम है, अच्छा संस्कृत का चैप्टर है चतुर्थ पाठ यानी 4 पाठ, और चैप्टर का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। आज हम एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसमें लेखकों की भूमिका कम और लेखिकाओं का ज्यादा है, क्योंकि आज जो है साहित्य के क्षेत्र में क्रांति फैल गई है। आज जो है दुनिया में साहित्य ने जो भूमिका अदा की है वो शायद ही किसी और ने अदा की हो। दुनिया की सभी अर्थव्यवस्था का जर्नी रहा है वो रहा है साहित्य, क्योंकि साहित्य ने ही मनुष्य को पशु होने से बचाने की कोशिश किया है, पशुता के निशानी को खत्म किया है। तो हम आते हैं डायरेक्ट पॉइंट की ओर, और पॉइंट कह रहा है समाजस्य यानम पुरुषम नारीभिष्यम चलती, यानी समाज की यान मतलब गाड़ी पुरुष और नारी चलाते हैं। समाज की गाड़ी कौन चलाता है? ये बाबू ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये ट्रिप कर सकता है कि समाज की गाड़ी कौन चलाता है, पुरुष और नारी। साहित्य अपि उभयो समानम महत्वम। अब देखो क्या खूबसूरत बात कह रहा है, साहित्य अपि यानी साहित्य में भी, साहित्य और एकले साहित्य ए मतलब साहित्य, ये साहित्य हुआ, जैसे एकले गया तो ये में हुआ साहित्य में, और अपि ये ड लेखन जो बाबू रहता है ना वो अ है, अपि इसको बोलते हैं अपि। बहुत बच्चा ना ड समझ जाते हैं डप्पी, ऐसा नहीं करना बाबू। तो साहित्य अपि मतलब साहित्य में भी, उभयो मतलब दोनों, उभयो मतलब अपरिता माने चारों ओर, उभयत भी बोल सकते हैं इसको। उभयत मतलब दोनों ओर, दोनों ओर। जैसे हमको कहना हो समाज नर और नारी दोनों मिलकर चलाती है तो उभयत भूमिका हुआ, दोनों का भूमिका हुआ। जैसे हम कह सकते हैं सड़क के दोनों ओर खेत है या घास फूस है, तो हम वहां पे उभयत का प्रयोग करेंगे। पथ के तो पथस्य उभयत माने दोनों ओर, घास फूस है घासम फुसम अस्ति, तो कहने का मतलब हम उभयत से दोनों ओर को इंडिकेट करते हैं। वही परिता मतलब होता है चारों तरफ, चारों, जैसे विद्यालय के चारों तरफ वृक्ष है तो क्या बोलेंगे विद्यालय के, तो विद्यालस्य परिता वृक्ष सन्ति, वृक्ष मतलब विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है। सड़क के चारों ओर घर है, चाहे विद्यालय के चारों ओर सड़क है। तो ऐसे ऐसे वाक्य जब आएंगे आपके सामने तो ये चारों ओर का और दोनों ओर का उभयत और परिता का इस्तेमाल जरूरी पड़ेगा। तो हम आते हैं अब आगे। अब क्या है, साहित्य अपि उभयो समान महत्वम। साहित्य में दोनों की भूमिका बराबर है, दोनों की भूमिका का महत्व बराबर है। आगे पढ़ेंगे। अधुनाम मतलब आजकल, आधुनिक काल में जी रहे हैं हम सब, तो आजकल सर्वे भाषासु, सर्वे मतलब सभी, भाषासु मतलब भाषा में, आजकल सभी भाषा में, साहित्य रचनायाम आजकल सभी भाषा में साहित्य की रचना हो रहा है। सब भाषा में, हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, बजिका, अनेक प्रकार की भाषा, 5000 से भी ज्यादा भाषाओं का इस्तेमाल हो रहे हैं। अब है स्त्रियों अपि, स्त्रियां भी तत्परः सन्ति, स्त्रियां भी तत्पर है मतलब उसमें भाग ले रही है। एक पुरुष ही साहित्य का रचना नहीं कर रहे, इसमें नारियों का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। आगे आइए। यशस्य लभते मतलब इसमें सब लोग भाग ले रहे हैं
वो नारी हो चाहे पुरुष, समाज की गाड़ी दोनों से चल रही है। दोनों मिलकर समाज में साहित्य का रचना कर रहे हैं। चाहे वो वैज्ञानिक के क्षेत्र में हो, चाहे वो चांद पे जाना हो, चाहे वो समुद्र से रत्न निकालना हो, पेट्रोल डीजल चाहे डायमंड। आज जो है पूरी दुनिया में नर और नारी मिलकर देश की खजाना को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है, उसका नाम है आत्मा। इस आत्मा के द्वारा इस दुनिया का खजाना ढूंढा जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आत्मा ही खजाना है, जिस खजाने में नॉलेजमेंट होती है, साहित्य का ज्ञान होता है, वही इस दुनिया को चमकता हुआ सितारा बनाता है। अब आते हैं आगे, संस्कृत साहित्य मतलब संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल देव, प्राचीन काल माने पुराने समय के देव, साहित्य समृद्धि साहित्य में समृद्धि कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं। योगदान मतलब भूमिका निभा रहे हैं। न्यूनाधिकम मतलब प्राचीन काल में जाएंगे तो कम भूमिका है, न्यून है, न्यून माने कम भूमिकाएं है, ठीक है। प्राप्यते मतलब संस्कृत साहित्यम प्राचीन काल देव साहित्य समृद्धि योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्यते। संस्कृत साहित्य में पुराने समय में देखा जाए तो साहित्य में समृद्धि कम योगदान दे पा रहे थे लोग। आज बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। आज टेक्नोलॉजी, किसी जमाने में लोग कहता था कि हवा में बातें होगी, हवा में यान चलेगा, यान यानी वायुयान, यानी गाड़ियां हवा में चलेगी, तो लोगों को हंसी आता था। कालिदास जब लिखे थे मेघदूत, मेघ पे पत्र लिखे, तो उस समय के वैज्ञानिकों ने हंसा। आखिरकार पश्चिमी सभ्यता ने उनके लिखे गए बातों को अमल किया, उनके बातों को फॉलो अप किया, तो पश्चिमी सभ्यता ने टेक्नोलॉजी को डेवलप किया और उन्होंने एसएमएस प्राप्त करना सिखाया और अनेक प्रकार के टेक्नोलॉजी डेवलप किया है, जिसके वजह से साहित्य में ज्ञान विज्ञान बढ़ा, अनेक प्रकार के हमें साधन प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से हमें डेवलप हुआ। लेकिन हमारे देश के वैज्ञानिकों ने शायद हमारे कालिदास का आदर किया होता तो मेघ पर पत्र पहले ही टेक्नोलॉजी भारत लाता। पश्चिमी सभ्यता जो टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रही है, वो सभ्यता हमारे देश में पहले ही होता, क्योंकि ज्ञान हमारे देश की, लेकिन पहचान और काम किसी और की हो रहा है। क्योंकि उस समय हमारे देश के लोगों को सम्मान नहीं मिलता था, हमारे देश के वैज्ञानिकों को, हमारे देश के कवियों को आदर सम्मान बहुत कम मिलती थी। इस वजह से हमारा देश पीछे हो गया। टेक्नोलॉजी पश्चिमी देशों से ले लिए, हम सभ्यता और संस्कृति पश्चिमी देशों से सीखे, क्योंकि हमारे देश के लोगों ने आदर नहीं किया। शायद मेघदूत लिखे थे तो कालिदास का सम्मान होता, हमारे देश के वैज्ञानिकों का सम्मान होता, तो टेक्नोलॉजी हमारे देश में सबसे आगे होती और हमारा देश विश्व में सबसे पहले टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता। इसलिए कहा जाता है कि आज के अगर बच्चे कुछ नई चीज को करना चाहे तो उसको जबरदस्त तरीका से एकता और भाईचारे के साथ उसको सपोर्ट करो, क्योंकि क्या पता कि फ्यूचर में वो सबसे बड़ा हो जाए। क्योंकि कालिदास ने मेघदूत लिखे तो वैज्ञानिकों ने हंसा। आखिरकार आज जो है मेघदूत क्या, आज हवा में एसएमएस प्राप्त कर रहे हैं ना, आज हम हवा में बातें कर रहे हैं ना, तो शायद ये हमारे देश के वैज्ञानिकों का आदर और सम्मान होता तो हमारे देश में टेक्नोलॉजी होता, हमारे देश का नाम होता। पाठे अस्मिन माने इस पाठ में, अस्मिन मतलब इस, पाठ मतलब पाठ, एकले का मतलब होता है जैसे पाठे, तो पाठ का मतलब पाठ, एकले का मतलब में, ठीक है। तो इस पाठ में पाठे अस्मिनितम सिद्धांतानाम, इस पाठ में सिद्धांतों का पालन किया गया है। लेखिका नामेव चर्चा वर्तते, और इस पाठ में जो सिद्धांत का नाम दिया गया है उसमें लेखिकाओं का जो है चर्चा है,
किसका चर्चा है? लेखक तो क्रांति कर ही रहे हैं, आज लेखिका भी, यानी कि नर के साथ साथ नारी भी 4 चांद लगा रही है देश में, यानी देश के साहित्य में शोभा बढ़ा रही है, साहित्य की मान और सम्मान बढ़ रहा है। आगे एम साहित्य निधिपुर ने तासाम योगदानम ज्ञायेत, यानी कि साहित्य के निर्माण में पुरने तासाम योगदान मतलब पूरा पूरा योगदान महिला का भी हो रहा है, इसकी भी जानकारियां मिली है। आगे है विपुल नाम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कवि भी शास्त्राकरण संविधितम। देखो विपुल नाम के जो व्यक्ति है, विपुल संस्कृत साहित्य, ये अनेक कवियों के द्वारा जो है शास्त्र को निर्माण किया गया है, संविधितम किया गया है, यानी कि निर्माण किया गया है। अब बाबू आगे देखेंगे वैदिक कला दाराभ्यम, मतलब वैदिक काल में, वैदिक काल जानते हैं, जिस विधि को हम डेवलप करते हैं, हम क्रिएट करते हैं, हम पैदा करते हैं, मतलब जो विचार मन से पैदा करते हैं, जो किसी किताब में नहीं होती है, किसी से सुनी हुई बात नहीं रहती है, जो मन से हम पैदा करते हैं वो वैदिक कहलाता है। जैसे पंडित जी पूजा कराते हैं, तो पूजा कराते हैं तो उस साहित्य में लिखा रहता है कहीं फूल चढ़ाओ, अक्षत चढ़ाओ, पैसे चढ़ाओ, ठेवना पूजो, पहुना पूजो, नहीं ना, वहां पे एक लिमिटेड बातों को लिखी जाती है, लेकिन उसमें कुछ वैदिक मंत्र को एडजस्ट करके, क्योंकि उनकी भी तो पेट है, उनकी भी तो मर्यादा है, तो वो अपनी जीविका चलाने के लिए भी तो एक प्रकार की पद्धति बनाई गई है जिसे समाज में सब लोग अपनी जीविका चला पाए, तो वो उचित दायित्व के लिए वो सब वैदिक मंत्र का इस्तेमाल करते हैं। आगे है शास्त्राणाम काव्यानाभ्यम रचने संरक्षते च यथा पुरुषा दर्शिता, यानी कि शास्त्र नाम मतलब शास्त्र को या शास्त्र नाम को काव्याभ्यम रचने मतलब काव्य में रचना किया गया। शास्त्र को किसमें? क्योंकि शास्त्र को छोटे छोटे खंड में बांटा गया, पार्ट बाय पार्ट बांटा गया, क्योंकि एक बड़ी पार्ट हो जाए तो उसको पढ़ पाना असंभव होता है। हर चीजों को एक टॉपिक बनाया गया, छोटा छोटा टॉपिक लेकर बड़ा बनाया गया, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक से हम उस चीज को पढ़ेंगे तो हम लाइन बाय लाइन समझ पाएंगे। आगे बाबू, तो इसमें जो है यथा पुरुष दर्शिता, मतलब इसमें पुरुष ने भी भाग लिया है। आगे है अभवन तथैव, अभवन मतलब हुआ या होता था, ठीक है, तो हुआ था मतलब नर और नारी दोनों का भूमिका हुआ था, ठीक है। तथैव तथा स्त्रियों अपि दत्तावधानाम, मतलब कि स्त्रियों में भी ये गुण है, ये तत्व का गुण स्त्री में भी है, ना कि केवल पुरुष में। साहित्य के रचना के लिए पुरुष होना या नारी होना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट दायित्व का होना, जिम्मेवारी का होना, जिस समाज में जी रहे हैं उसके जिम्मेवारी दायित्व और देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। यानी कि एक प्रकार के ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके द्वारा लोग साहित्य की रचना कर देश को सुरक्षित करना चाहते हैं। आगे है प्राप्त, मतलब प्राप्त है, ठीक है, नर और नारी दोनों को प्राप्त है। प्राप्त माने प्राप्त है। वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शका न के केवला ऋष्याम प्रयुक्तम ऋषिका अपि सन्ति। पीछे वाले बाबू ध्यान देंगे, वैदिक युग में जब वैदिक का मतलब हुआ जब लोग क्रिएटिव बनना शुरू हुआ, जब माइंड को क्रिएटिव बनाया, तो उस समय क्या हुआ, मंत्र दर्शन का मतलब मंत्रों का उच्चारण किया गया, ठीक है। और ना केवला ऋषि, केवल ऋषि का काम नहीं है,
मंत्र को जपने के लिए, नॉलेज को लेने के लिए, साहित्य को लेने के लिए आपको केवल ऋषि बनने की आवश्यकता नहीं है कि ऋषि वो जो एक पैर पे खड़ा हो जाए और आराम से पूजा करे ऐसे करके, नहीं। उसके लिए आपको किसी भी प्रकार के ढोंग पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस अवस्था में है उसी अवस्था में सीखे और सिखाए। साहित्य एक दूसरे को बढ़ाना सिखाता है। अगर साहित्य का रचना नहीं होता तो इस देश का, इस सृष्टि का विकास नहीं होता, क्योंकि सबसे पहला जो विषय है वो संस्कृत है। दुनिया का सबसे प्रथम संस्कृत विषय आता है और संस्कृत भाषा से ही ये हजारों संख्या में भाषाएं का निर्माण हुआ है। आज कई हजार भाषा हो चुके हैं। आगे है ऋग वेदे चतुर्विशंति वेदे च पंचम ऋषिका मंत्रदर्तनाता नातायो निदिश्यते यथायमी अपाला उर्वशी इंद्राणी वाग्भृणी इत्यादि। मतलब बाबू याद रखना, ऋग वेद में चतुर्विशंति ऋषिका संति। पूछा जाएगा ऋग वेदे कति ऋषिका संति? ऋग वेदे चतुर्विशंति ऋषिका संति। मतलब ऋग वेद में कितने ऋषि है? 24। कितने हैं? 24। ये आपको पता होना चाहिए। उस 24 को पंचम ऋषि का 5 खंड में ऋषि को बांटा गया। कई खंड में? 5। उसमें से है वो मंत्र के आधार पर, मंत्र का जैसे जैसे निर्माण हुआ तो वैसे वैसे भूमिकाएं निभाए। जैसे उसमें दिया गया है यथा यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी और वानाम्भरिणी। ये 5 लोग जो है महान भूमिका निभाए। और इसके लिए और इत्यादि है, मतलब 24 का नाम नहीं दिया गया है। 5 ने जो मेन रोल निभाया 5 का नाम है। आगे है बृहद्रायण को अपी निषदी, यानी कि बेहद बृहद जो है, बृहद रामायण के उपनिषद। रामायण जानते हैं? रामायण का निर्माण किसने किया? देखो कालिदास ने भी रामायण लिखे और वाल्मीकि जी ने भी लिखे, लेकिन कालिदास ने लिखे तो उसमें कुछ अशुद्धियां पाई गई और अशुद्धियां के कारण उनका रामायण का नाम पड़ा भैरवी रामायण। और कालिदास ने जो वाल्मीकि दास ने जो रामायण लिखे वो शुद्ध पाया गया, इसलिए माना गया कि रामायण का रचना वाल्मीकि जी ने की, क्योंकि उनमें शुद्धता पाई गई। ठीक है। उपनिषद किसने लिखा? उपनिषद जो है वो वेद व्यास जी ने लिखे। ठीक है। उपनिषद महाभारत का अंग है। किसका? महाभारत, जो बदलते रिश्तों की कहानी है और चचेरे भाइयों की कहानी है। महाभारत क्या है? और उसके एक महान उपदेश जिसमें कृष्ण उपदेश देते हैं, जिसका नाम है भगवान का गीत भागवत गीता। ठीक है। वो लिखे थे वेद व्यास जी ने महाभारत। आते हैं हम बृहद रामायणस्यम उपनिषदि याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी थी। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी थी। दार्शनिक रुचित मती, वो दार्शनिक थी। मैत्रेयी कैसी थी? मतलब देखने में बहुत खूबसूरत थी। ठीक है। और मैत्रेयी जो है इतिहास में बहुत बड़ी कांड किए थे। वो कांड क्या किए थे? जबरदस्त यूनिटी पावर को डेवलप करके सवाल करना सिखाए थे, महिलाओं को आवाज देना सिखाए थे, बड़े बड़े खूंखार लोगों के साथ कम्युनिकेट करने की कौशल को डेवलप किए थे, जिसके बल पे आज महिलाएं पूरी दुनिया में 4 चांद लगा रही है। वो कौशल कहीं ना कहीं इतिहास से मिली है। इतिहास से सीखते हैं और भविष्य में इस्तेमाल करते हैं। तो इसका वर्णन है। ठीक है। ये सवाल उठेगा बाबू, याज्ञवल्क्य भार्या का अस्ति। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी?
भार्या, भार्या मतलब पत्नी होता है। भार्या मतलब भैया ना समझिए, भार्या मतलब पत्नी, समझ गए। तो याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी। एग्जाम में आ जाएगा, मैत्रेयी पत्या को अस्ति। मैत्रेयी की पति कौन थे? याज्ञवल्क्य। ठीक है, पूछ दिया जाएगा दार्शनिक कवित्री कौसी। ठीक है, दार्शनिक कवित्री कौन थी? दार्शनिक कवित्री का अस्ति, चाहे ऐसे भी आ सकती है, तो याद रखना है मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य आत्मतत्व शिक्षयति। याज्ञवल्क्य ने किसकी शिक्षा दी? आत्म तत्व का। किसका? आत्मा क्या है? अजर अमर अविनाशी तत्व है, ना इसे कोई मार सकता है, ना कोई जला सकता है, और ना कुछ कर सकता है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। वो तो बस ड्रेस चेंज करता है, इसको क्षति पहुंचाएंगे दूसरे में चला जाएगा। वो तो बॉडी चेंज करता है, जैसे ड्रेस हम चेंज करते हैं, समझे। तो आत्माएं मरती नहीं, आत्मा बस इसमें से निकलकर दूसरे में जाती है। और आत्मा भ्रिकुंडी में रहती है। आत्मा भ्रिकुंडी यहीं पे आता है जहां पे महिलाएं बिंदी लगाती है, पुरुष चंदन करती है। उस आत्मा के शोभा बढ़ाने के लिए, उस आत्मा के सम्मान के लिए। ठीक है, आगे आते हैं हम। अब ये भी सवाल उठेगा बाबू कि याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को किसकी शिक्षा दी है? तो आत्म तत्व की शिक्षा दी है। जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थम कुशला गार्गी वाचन्वी तिष्ठति अस्मा। जनक की सभा में, यानी पिता, पापा, जनक माने पापा कहा, पिता कहा, तो पिताजी के सभा में शास्त्राकार मतलब शास्त्र के नॉलेज वाले एक कुशल गार्गी, चाणक्य भी गार्गी जो थी बहुत ही कुशल थी, सक्षम थी, पढ़ी लिखी थी, नॉलेज वाली थी, कुशल थी। ठीक है, वो किसके सभा में बैठती थी? पापा से भी नहीं डरती थी। पापा के सामने बैठकर सभा में आवाज उठाती थी। उसने ताकत दी समाज के बच्चों को, महिलाओं को, कि आंखें में डालकर आप बातें कर सकते हैं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। हिम्मत और साहस होनी चाहिए, और जो शब्द बोले वो शब्द बहुत ही दृढ़ता पूर्वक सत्य होनी चाहिए। अगर सत्य बोलना हो तो उसमें पिता हो या माता हो या दुनिया की कोई भी व्यक्ति हो, सत्य बोलने से कभी डरने की आवश्यकता नहीं है। आगे, महाभारते अपि, महाभारत में भी, महाभारते अपि तो महाभारत में भी जीवन प्रयत्नम, जीवन का प्रयत्न, वेदांतानुशील नराया, वेदांतानुशील पराया सुलभायाम वर्णा लभ्यते। यानी कि महाभारत में भी जीवन के प्रयत्न को वेदांत के अनुसार अनुशासन में ढालकर सुलभा जो है वर्णन करती है। कौन? सुलभा। सुलभा पुरुषा सतत प्रियवादिनम अप्रियक्ता वक्षातु सत्य प्रीतम। यानी कि सत्य प्रिय बात बोलने वाले को सुलभ मनुष्य कहते हैं, और असत्य प्रिय बात को बोलने सुनने वाले व्यक्ति को दुर्लभ मनुष्य कहते हैं। इसलिए सतत प्रिय वादिनम, सुलभा सतत प्रिय वादिनम, सत्य बात को बोलने वाले को सुलभ कहते हैं। समझ गए? आगे देखिए, लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण चत्वारिशत ऋषिने नाम। चत्वारिशत मतलब 40। कितना बाबू? 40। याद रखना है, लौकिक संस्कृत साहित्य में चत्वारिशत ऋषि सार्थकम
साधतम पदानि स्फुटतपेन इतः अस्मतो लभ्यते। लौकिक संस्कृत में जब जाएंगे तो 40 ऋषियों ने भूमिका निभाया है। कितने? 40 ने भाग लिया है। तासु विज्ञांका प्रथम कल्पा वर्तते, जिसमें से विज्ञांका जो है प्रथम कल्पा है। प्रथम कल्पा कौन था? तो वो विज्ञांका था। कौन था बाबू? विज्ञांका। साच श्याम वर्णम तीसी पदनानेन स्फूर्ति भवती। तो वो जो थे विज्ञांका प्रथम कल्प है। कौन कल्प? प्रथम कल्पा पुरुष सतत प्रियवादिनम। ठीक है। और वो श्याम वर्ण के था। ये भी पूछेगा विज्ञांका कौ वर्ण अस्ति? श्याम वर्ण की। कैसा वर्ण? श्यामपट भी दे देगा, श्यामपट वर्ण का। आगे आएंगे बाबू। और आगे क्वेश्चन एक दोहा है छोटा सा। नीली तत्तम नीली तपलद लभश्यानाम विज्ञांका मज्जानाता वृथे पंडिता प्रवक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। दंडी ने विज्ञांका को सर्व शुक्ला सरस्वती कहा। किसने? दंडी। वही दंडी जो सिकंदर को नौके पे चौके मारा था, जो कि सिकंदर को भी घुटना टेका दिया था। याद है ना स्टोरी? चलिए, पिछले सेशन में पढ़े थे, वो लंबी स्टोरी है, इसलिए इस सेशन में हम दंडी पे नहीं आएंगे। इतना जान जाइए कि दंडी ने सिकंदर भाई को पूरे राज्य की कीमत 1 गिलास पानी लगाया था। ठीक है। हम टॉपिक के बाद में इसको क्लियर कराएंगे। चलिए हम आगे आते हैं। तस्या कालः अष्टमस्तमीकामियते चालुक्य वंशीय। ये जो है अष्टम शतक मतलब 8वीं सदी में, अष्टम शतक यानी 8वीं सदी में चालुक्य वंश के चंद्रादित्य रागी विजय भट्टिका, यानी कि 8वीं सदी में जो था वो चालुक्य वंश के राजा था। कौन वंश के राजा? चालुक्य वंश के राजा। बाबू चालुप्रिया वाला दिमाग नहीं लगाना, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। चालुप्रिया नहीं, एकदम जो चाहिए वो चाहिए। ठीक है। तो चालुक्य वंश के राजा कौन था? चंद्रादित्य थे। और चंद्रादित्य की रानी कौन थी? विजय भट्टिका। कौन था बाबू? विजय भट्टिका के हो ना। आगे आएंगे। विज्ञांका इति बहनो मन्यते। विज्ञांका जो है उसको बहन मानता था। इति मतलब इतिहास में। कब मानता था? इतिहास में। शिला भट्टिका देवकुमारिका रामभद्रांबा प्रभुतव्यम दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका सर्वस्फुधे प्रसिद्ध। ये लोग जो है, याद रखना है बाबू कि लौकिक संस्कृत और आधुनिक संस्कृत में जो है भूमिका निभाने का काम किए। ये लोग लौकिक में है। ठीक है। लौकिक संस्कृत साहित्य में देव कुमारिका, रामभद्रांबा और ये विज्ञांका, ये लोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। इन लोगों ने साहित्य के क्षेत्र को काफी अट्रैक्शन से भरा था, आकर्षण पैदा किया। और वही आकर्षण संस्कृत जो है पूरी दुनिया को भारत की ओर इंडिकेट करता है। अब आते हैं हम आगे है बाबू। विजयनगर राजस्य नरेशा संस्कृत भाषायां संरक्षायां कृति प्रयासा आसनन्ति विदितमेव
बाबू पीछे वाले, हेलो, आपसे बात कर रहे हैं, कहाँ ध्यान है? आप लोग ध्यान रखिए ना थोड़ा सा, क्योंकि आपका ध्यान अटका तो बाबू आप अटक जाएंगे। ये बहुत बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही लॉजिक है, समझना जरूरी है। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया था बाबू? किसने किया? नहीं बाबू, आप लोग असली चित्र पढ़े थे? असली चित्र किसने लिखा था? आप 7-8 में पढ़े होंगे असली चित्र। असली चित्र को किसने लिखा? थोड़ा सा पीछे में जाकर के याद करिए ना। तिलानी राम नाम सुने थे? हैं? असली चित्र लिखे थे, वही जो है ना विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में भूमिका निभाए थे। ठीक है, आगे देखेंगे तो विजयनगर साम्राज्य में नरेशा संस्कृत भाषायाम संरक्षते, वहां के जो राजा थे उन्होंने संस्कृत भाषा को संरक्षित किया, माने सुरक्षित किया। क्या किया? सुरक्षित किया। कृतम प्रयास, उसने बहुत प्रयास भी किया, क्रिएटिव प्रयास किया। आसनन्ति विधि में, और उसमें काफी सुधार भी किए। तेसामंतम पूरे अपी, वो जो है जो मानते थे उसको फॉलोअप भी कराते थे। संस्कृत रचना कुशला, संस्कृत के रचना में जो है वो कुशल थे। राज्य योग भवनम, राज्य के माने राजा के भोग के लिए यह जो है इस्तेमाल किया जाता था। किसका इस्तेमाल? राजा के भोग के लिए संस्कृत का बहुत इस्तेमाल होता था। नाच गान करना, चाहे वहां जो है अनेक प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करना। कंपन रायस्य चतुर्दशकम, चतुर्दशक, चौथी दशक में जो है वहां कंपन राय, कौन राजा थे? कंपन राय जब राजा थे, उनकी रानी, राज्ञी मतलब रानी गंगा देवी, कंपन राय की पत्नी कौन थी? मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो मधुरै विजयंका, विजय घटना मां श्रीता रच्यतः। उन्होंने कंपन राय की पत्नी गंगा देवी, ठीक है, मधुरा विजय इतिहास में महाकाव्य लिखे। कौन विजय? मधुरा विजय महाकाव्य को लिखे। ठीक है, और मधुरै, मधुरै उसको बोला जाता है, महाकाव्य को क्या बोलते हैं? उसको मधुरै। उन्होंने मधुरै लिखा। आगे है तत्रालंकाराणाम सन्निवेशम आवंजर को वर्तते, वह जो है आगंतुकों के स्वागत के लिए था। किसके लिए था? तस्मिनेव राजे षोडश शतके, 16वीं सदी में शासकम कुर्वता, उस सदी में शासक जो है ये बनाया। कौन बनाया? उसका क्या नाम है? उसका नाम है मधुरा विजय। कौन विजय? मधुरा विजय। अच्युत रायस्य रानी तिरुलंबा, अच्युत राय की पत्नी कौन थी? बाबू एक एक चीजों को लिख लेना चाहिए, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा यही सवाल, तो आप कंफ्यूज होंगे उस टाइम। तो लिखिए, अच्युत राय की पत्नी तिरुलंबा थी। वरदाम्बिका परिणय नामकम प्रौढ़म चंपू महाकाव्यम रचयत, उन्होंने चंपू महाकाव्य लिखा। कौन? चंपू महाकाव्य की रचना किए। तत्र संस्कृत गधस्य छठा समस्तम पदावत वल्या ललिता पदम विधियोसेन चातीव शोभ्यते। आधे बच्चे बाबू ध्यान नहीं है आपका, ठीक है? तो उन्होंने समस्त पद को लिखा और ललित पद के द्वारा उसका विन्यास किया और उसमें शोभा बढ़ाया। आगे है
समस्त पदम्पि तथैव लभ्यते, समस्त पद को लंबे समय के लिए बनाया। इतिहास एक समय के लिए नहीं, वो बहुत लंबे स्टोरी के लिए होता है। अब लास्ट टॉपिक है बाबू, ध्यान देंगे। आधुनिक काले संस्कृत लेखिकाम पंडित क्षमा राव। आधुनिक संस्कृत साहित्य के लेखक कौन है? पंडित क्षमा राव। 1890 में जन्म, 1953 में मृत्यु हुआ। नाम मेघा विदुषी, अतीव प्रसिद्ध। वह एक बहुत बड़ा विद्वान थे, विदुषी थे। वह जो है इतिहास में आधुनिक काल के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। तयासयतु शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विद्वसो जीवन चस्ती। उन्होंने शंकर चरित्र लिखा। किसने? शंकर चरित्र किसने लिखा? शंकर पांडुरंग पंडित क्षमा राव ने लिखा था। ठीक है। कौन लिखा? वह महान विदुषी है। कैसा विदुषी? महतो विदुषो मतलब महान विदुषो, महान विद्वान। जीवन चरित्र लिखा। कौन चरित्र? जीवन चरित्र को लिखा। ठीक है। शंकर चरित्र, दूसरा है जीवन चरित्र और शंकर चरित्र। इति मतलब इतिहास, ये इतिहास में रचना किया गया है। आगे है गंधी दर्शनम प्रभाविता सा सत्याग्रह गीता। उन्होंने सत्याग्रह गीता भी लिखे। कौन गीता? सत्याग्रह गीता लिखे। मीरा लहरी कथा मुक्तावली विभिन्न परिदव्यम ग्राम्यो ज्योति। गांव की ज्योति याद रखना है। उन्होंने क्या क्या लिखा? सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विभिन्न प्रकार के उन्होंने ग्रंथ लिखा। ग्राम्य ज्योति इत्यादि अनेकानम गध पधनाम्यम प्राणी वचति वर्तमान काले लेखिका तासु कवित्रीषु पुष्पादीक्षिता वनमाला बलवांकर मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृते इति दीनम संस्कृत साहित्यम पूज्यते। संस्कृत में इन तमाम लोगों को पूजा किया गया है, पूजनीय माना गया है। चाहे वो वनमाला बलवांकर मिथिलेश कुमारी मिश्र हो, चाहे वह तमाम प्रकार के ऋषि मुनि हो जिन्होंने संस्कृत का रचना किया। तमाम लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और संस्कृत को आकर्षित बनाया। धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।